समुद्री परियां दिलचस्प स्टोरी। एक वक्त ऐसा भी था कि समुद्र में कोई परी नहीं रहती थी। समुद्र में रहने वाली मखलूक को मालूम था कि परियां तमाम जानदार चीज़ों पर नहायत मेहरबान होती हैं। जब इनमें कोई दुख, बीमारी या मुसीबत होती है तो वो इनका पूरा पूरा ख्याल रखती हैं। इसलिए सब रंजीदा थे कि हमने ऐसी क्या खता की है जो हमारे यहाँ परियां आकर नहीं रहती। चनाचा समुंदर के सारे रहने वालों ने पाकिस्तान में एक अपना एलची भेजा और वहाँ के बादशाह से दरख्वास्त की कि कुछ परियां समुंदर में भी बसने के लिए भेज दी जाएं ताकि हमारे आड़े वक्तों पर काम आ जाए। एलची जब पाकिस्तान के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने अर्ज की, जो परियां हमारे यहाँ आकर रहेंगी हम इनके साथ नहायत मेहरबानी से पेश आएंगे और इन्हें खुश रखने में हाँ कल मकदूर कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पर डेली की रूटीन के मुताबिक एक स्टोरी लगती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प स्टोरी होती है। बादशाह अपनी दरबारी परियों से मुखातिब होकर बोला, तुमने सुना समुंदर का एलची हमारे पास क्या दरख्वास्त लेकर आया है। अब बताओ, तुम वहां जाना और नीले समुंदर के पानी के नीचे रहना पसंद करती हो। परियों ने काम कर कहा, हम वहां जाने और रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, हम यहीं खुश हैं। इसके बाद बादशाह ने जंगल की परियों को बुलाया और इनसे पूछा कि समुंदर में जाकर रहने में तुम्हारी क्या मर्जी है। वो भी सब सर हिलाकर कहने लगी कि ये अरे भरे जंगल, फलों फूलों से लदे हुए बागात, इनमें बोलती चिड़िया और कुलेलें करते हुए जानवर छोड़कर कहीं जाना हमें गवारा नहीं। बादशाह ने इसी तरह बारी बारी तमाम परियों की मर्जी मालूम की और सब ने समुंदर में जाने से खुला मुखला इनकार कर दिया। अब सिर्फ पानी की परियां रह गई थी। आखिर में बादशाह उनकी तरह मुखातिब हुआ और ये देखकर हर एक को हैरत हुई कि वो बिला झिझक फौरन तैयार हो गए और कहने लगे, हम तो खुदा से चाहते थे कि किस तरह इन नदी नालों, तालाबों, कुओं और बोलियों से बह निकले। घर बैठे हमारी मुराद पूरी हुई। इतने लंबे चौड़े और गहरे समुंदर का क्या कहना है। हमारे उछलने, कूदने, भागने, दौड़ने के लिए इससे ज्यादा अच्छी कौन सी जगह हो सकती है। वहाँ हजारों लाखों किस्म की मछलियां हैं और मछलियों के अलावा तरह तरह के अजैबात। अब जहाँ जहाँ हम रहते हैं इनमें से चंद मछलियां और छोटे छोटे झींगा जैसे जानवरों के सिवा क्या रखा है। बड़े से बड़ा दरिया भी हमारे लिए काफ़ी नहीं, जबकि नदी नालों को हम कैद खाने से काम नहीं समझते। हजूर, हमारी इससे बढ़कर कोई तमन्ना नहीं कि हम समुंदर की परियां बांध जाएं। हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि हम पानी में किस तरह रह सकेंगे। दूसरे, अपने तमाम जिंदगी भर के साथियों को अचानक छोड़ने के ख्याल से दिल दुखता है। हमेशा के लिए हमको इन्हें खुदा हाफिज कहना पड़ेगा और फिर हम अपने प्यारे बादशाह और मलका की सूरत भी शायद कभी ना देख सकें। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन बातों का जरा ख्याल ना करो। जब तुम्हारा दिल चाहे रोजाना रात के वक्त तुम ऊपर आ सकती हो और चांदनी रात में हम में से बाज परियां समुंदर के किनारे रेत पर जाकर तुम्हारे साथ खेला कूदे और गाया बजाया करेंगी। लेकिन दिन में हम सब अपना अपना काम करेंगे। अलबत्ता
हमारा एक दूसरे से मिलना दुश्वार है। राह समुंदर के अंदर हर वक्त रहना ये मामूली बात है। मैं तुम्हारी मौजूदा सूरत तब्दील कर दूंगा और तुमको पानी में रहने से कोई दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगी। पाँव की जगह तुम्हारे मछलियों की सी में पैदा हो जाएंगी और फिर तुम समुंदर की हर मखलूक की तरह बखूबी तैरा करोगी, बल्कि इनसे भी ज़्यादा फुर्ती के साथ। बादशाह की ये तकरीर सुनकर समुंदर का एलची भी खुश हो गया कि इसकी अर्ज भी कबूल होगी, और समुंदर की नई परियां भी खुश थीं कि इन्हें समुंदर की नई हुकूमत मिली। सुनाचा जब ये पानी की परियां समुंदर के किनारे पहुंची तो इनके छोटे छोटे पांव आपस में जोड़कर ऐसी खूबसूरत छोटी छोटी मछलियों की देह में बन गए कि इनके तस्वर में भी नहीं आ सकता था, और वो अपने अपने हाथों से पानी चीरती और तैरती हुई अपने घर की तरफ चली गई। परियों को समुंदर में करने के लिए बेअंतहा काम थे, क्योंकि सारे बड़े जानवर छोटों को सताया और मार डाला करते थे। अब तक वहाँ कोई ऐसा ना था जो इन बातों का इंतज़ाम करता, जालिमों से मजलूमों को बचाता और जिसे समुंदर की सतह पर अमन कायम करने का ख्याल आता। परियों के लिए ये काम न थे। अमन व अमान पैदा करना छोटी सी बात नहीं, लेकिन तुम जानते हो कि परियों के पास वक्त की कमी नहीं और वो कभी थकती नहीं। इसलिए मसरूफ़ होकर वो इतनी खुशी हुई कि पूरे एक महीने तक चांदनी रात में भी खेलने कूदने के लिए समुंदर के किनारे पर ना आए। तो अगेन रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जब 30 रातें लगातार गुजर गई और कोई परी बैर ना आई तो आखिरकार बादशाह को फिक्र हुई कि कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। क्या बात है कि परियां समुंदर से बाहर नहीं आए। इस नींद की खबर लेने के लिए आपने एलची भेजा। एलची समुंदर में परियों के पास पहुंचा, इनका हाल पूछा और बादशाह का पैगाम दिया। फिर ने कहा, बादशाह सलामत की खिदमत में हमारी तरफ से अर्ज कर देना कि हमें भी अपनी सहेलियों से इतने दिन तक ना मिलने का बहुत अफसोस है। हमको यहाँ आकर इतनी खुशी और इस कदर मसरूफियात रही है कि मालूम ना हुआ कि कितना वक्त गुजर गया। आज रात हम ज़रूर हाजिर होंगे और अब तक जो गुजरा वो सुनाएंगे। रात हुई तो परियां समुंदर के किनारे पानी से बाहर निकल आई। सारा पाकिस्तान इनसे मिलने के लिए जमा हो गया, और जब इन्होंने समुंदर की तय के अजीब व गरीब हालात और वहाँ की मखलूक का जिक्र किया तो बादशाह, मलका और तमाम दरबारी परियां हैरान रह गए और बड़ी दिलचस्पी ली। बादशाह ने कहा, तुम बड़ी अच्छी नेक दिल परियां हो, तुमको इसका सिला मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है और तुम्हारा रहना भी ठहरा दूर दराज, इसलिए मुनासिब है कि तुम अपना बादशाह भी अलग बना लो और लहरों के नीचे अपनी सल्तनत कायम कर लो। शाही खानदान में से एक शहजादा तुम्हारा बादशाह बन सकता है। तुम इसके रहने के लिए एक महल बनाओ जिसमें जाकर वो रहे और तुम पर हुकूमत करे। समुंदर की परियां खुश हो गईं। इन्होंने बादशाह का शुक्रिया अदा किया कि इन्हें अपना अलहदा बादशाह मिला और अपनी अलग सल्तनत हासिल हुई। वो अपने नए बादशाह के महल की तमीर करने के लिए समुंदर में चली गई। समुंदर की तह में
पहुंचते ही परियों ने महल का डोल डाल दिया। 1 महीने के अंदर ही महल तैयार हो गया। महल के दरो दीवार चमकीली सीप के थे और इसकी छतें सफ़ेद बारीक चांदनी जैसी रेत की। दीवारों पर रंग रंग की नाजुक नाजुक समुद्री बेलें चढ़ी हुई थी। कहीं सुर्ख, कहीं सब्ज महल जार तो कहीं करमजी। जितने कमरे थे इतने ही रंग की आरैश, तख्त शाही और दरबार के नशीद थे अंबर की। ताज बड़े बड़े मोतियों का सफ़ेद महल के चारों तरफ समुंदर के फूलों के दरख्त से आरास्ता बागात थे। जगह जगह फव्वारे जो रात दिन चला करते। रात की रोशनी के लिए चमकती हुई मछलियां थी जो हर तरफ अपने चमकीले जिस्मों से रोशनी फैलाती फिरती और जहाँ हर वक्त उजाले की जरूरत थी वहाँ इन शोला निकालने वाली मछलियों को समुद्री बैलों से बांध दिया गया था ताकि लैंपों का काम दें। महल की घरदारी का इंतजाम पुराने पुराने केकड़ों के सपोर्ट था जो अंदर जबर बराबर फिरते रहते और सफाई सुथराई वगैरह के काम इस कदर मुस्तैदी के साथ अंजाम देते कि सैकड़ों लौंडियां बांदियां भी ना कर सकती, क्योंकि सोने के अलावा वो हर वक्त किसी कुछ ना कुछ किए ही जाते और एक लम्हे के लिए भी खाली ना बैठते। तो अगेन रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आपके लिए आपका सब्सक्राइब होना है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होना है, ये ध्यान में रखिएगा। केकड़ों की नहत खूबसूरत और निराली वर्दियां बनाई गई थी। इनकी पुश्त पर खुशनुमा रंगों का समुद्री सब्जा उगा दिया गया था। इन्हें अपनी तमाम उम्र में कभी ऐसा अच्छा ज़माना नहीं मिला था। इनकी पुरानी ज़िंदगी बदल गई थी। वो आदमियों को चिमटना और शरारत करना कतई भूल गए थे। परियों की तरबियत ने इन्हें पहले से बहुत बेहतर बना दिया था। महल अब हर तरह से आरास्ता और नए बादशाह के काबिल हो गया था। काम बाकी था तो सिर्फ दावत की तैयारी का। अव्वल अव्वल परियां बहुत घबराई, लेकिन एक बूढ़े दरियाई बिछड़े ने, जो कई बरसे एक अजैब खाने में रहता था, परियों को बताया कि समुंदर में दावत का सामान क्या होता है और किस तरह करना चाहिए। चुनाचा इसकी हिदायत पर परियों ने दावत का शानदार इंतजाम कर लिया। समुंदर के फल और समुंदर की जलेबियाँ वगैरह जो चीज़ खाने में मज़ेदार समझी या देखने में अच्छी मालूम हुई जमा कर ली गई। और चूँकि उम्मीद थी कि अनगिनत मेहमान आएंगे, इसलिए कामकाज के लिए एक फ़ौज की फ़ौज समुद्री मखलूक की बुला ली गई ताकि मेहमान की खिदमत में कमर बस्ता खड़े रहें। दावत की रौनक के लिए पानी के कम अज़ कम 10 लाख बच्चे बुलाए गए थे। इनमें से हर एक खूब गाने वाला था। खाना खाते वक्त गाना लाजमी था, इसलिए गाने वाले और बजाने वालों की एक बहुत बड़ी टोली जलूस के कमरे में एक तरफ खड़ी कर दी गई और दरवाजे के पास 2 नकारशी बड़े बड़े सिंह लिए खड़े थे कि जब बादशाह सलामत अंदर आए तो इनका ऐलान करें। कमाल की स्टोरी लिखी जिसने, बहुत बेहतरीन। समुंदर के किनारे से पानी की नीली नीली लहरों में बादशाह को लाने के लिए 6 समुद्री घोड़े साथ लगे एक गाड़ी में जुते खड़े थे। ये गाड़ी खाले सोने की थी, जिसके अंदर नरम नरम समुद्री घास का फर्श था और नन्हे नन्हे घूंघों से सजी हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी
کہ یہ ننھے ننھے گونگے سب زندہ تھے۔ انہوں نے نہایت خوشی کے ساتھ گاڑی کی سجاوٹ میں حصہ لیا تھا، کیونکہ پریوں نے یہ احتیاط رکھی تھی کہ کوئی انہیں کسی طرح تکلیف نہ دے۔ آخرکار بادشاہ سلامت آئے اور اپنے ساتھ ملکہ کو بھی لائے۔ تمام پریاں خوش تھیں۔ سمندر کی مخلوق خوشی کے ساتھ جوش میں کتے لگانے لگی۔ ہر ایک نے پورے دن کی چھٹی منائی، سوائے کیکڑوں کے، جو قدرتاً کام کرنے کے ایسے عادی تھے کہ بیکار رہنا ان کے لیے عذاب تھا۔ دعوت بھی اس ٹھاٹ کی ہوئی کہ نہ ایسا سلیقہ کسی نے دیکھا ہوگا، نہ ایسے کھانے کھائے ہوں گے۔ دوسرے دن سلطنت کا نظام قائم کیا گیا۔ پریوں میں جو سب سے زیادہ سمجھدار تھی وہ بادشاہ کے وزیر مقرر ہوئی، اور خوبصورت سے خوبصورت اور نیک سے نیک کم عمر پریاں ملکہ کی خدمت گار بنائی گئی۔ پرستان میں نر ہو یا مادہ، جتنی خوبصورت شکل ہوگی اس قدر خوش اخلاق اور سلیقہ شعار بھی ہوگی۔ اس لیے سمجھ لو کہ ملکہ کی خدمت میں رہنے کے لیے کن کو چنا ہوگا۔ بادشاہ اور ملکہ کو وہاں جتنے ایک بادشاہت میں کام ہوا کرتے اتنے ہی یہاں بھی کام تھے۔ وہ اپنی عملداری میں دورے کرتے کہ کہیں کوئی ایک دوسرے پر ظلم تو نہیں کرتا۔ بڑی دیکھ بھال یہ کرنی تھی کہ ظالم شارک اور اڑا مچھلیاں ضعیف اور کمزور مچھلیوں کے ساتھ تو شرارت نہیں کرتی، یا دوسری مخلوق کا حد سے زیادہ تو خون نہیں کرتی۔ سمندر کے ساتھ ہے اور اپنے آپے سے تو بیر نہیں ہوتے، گنڈلی ٹنڈلی مار کر دوسروں کا راستہ تو نہیں روک لیتے۔ ان باتوں کے سوا یہ کام بھی تھا کہ جانوروں کے جھگڑوں کا تصفیہ کریں، اور پریوں میں سے جو کام میں سست ہو یا شرارت کرے اس کو سزا دیں۔ اچھا، ان کی سزا کا کیا طریقہ تھا؟ پریوں یا سمندر کی مخلوق کو وہ سزا کیا دیتے؟ شریر پریوں کو یہ سزا ملتی کہ رات کو اوپر سمندر کے کنارے جانا اور سنہری ریت ہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا کودنا، چٹانوں پر بیٹھنا، اپنے بالوں میں کنگھی کرنا اور گانا بجانا بند، پانی کے اندر پڑی ترسا کریں۔ بعض ذات جانوروں کو یہ سزائیں ہوتی کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے کیکڑوں کا ہاتھ بٹانے پر مجبور کر دیے جاتے۔ کیکڑے ان کو کیکڑے جیسا سیدھا کر دیتے کہ پھر ان سے کوئی قصور سرزد نہیں ہوتا۔ شریروں اور نافرمان جانوروں کو جس طرح سزا ملتی، اسی طرح اچھا کام کرنے والوں اور حکم ماننے والوں کو انعامات بھی دیے جاتے۔ سب سے بڑا انعام یا صلہ یہ تھا کہ درباریوں میں جگہ دی جاتی۔ وہ بادشاہ کے سمندری سلطنت کے بڑے بڑے دوروں پر ان کے ساتھ ہوتے اور جہاں ان کا جی چاہتا سیر کرتے پھرتے۔ جب کبھی وحشتناک طوفان آتے اور پانی کے موجیں شور کے ساتھ سمندر مملکت پر حملہ آور ہوتی، تو پریاں پانی کی بلند سے بلند سطح پر پہنچ جاتی اور بڑے بڑے جہازوں کو چٹانوں سے ٹکرانے اور ریت میں دھس جانے سے بچانے کی بے انتہا کوشش کرتی۔ پھر اگر ان کی کوشش ناکام رہتی، ڈوبنے والے جہاز ڈوب ہی جاتے، تو نہایت سریلی آواز میں ان کا مرثیہ پڑھتے اور ڈوبے ہوئے ملاحوں کو ریت میں دفن کر دیتے۔ کبھی کبھی
جازرا اور ملا بھی ان کی جھلک دیکھ لیتے، انہیں جل پریا جل مانس کہتے اور کبھی ان کو نہیں ستاتے، صرف دیکھتے، خوش ہوتے اور گزر جاتے۔ اب آپ نے سن لیا کہ خشکی کی پریوں کی طرح سمندر میں پریاں کس طرح پیدا ہوئی اور کیوں کر وہاں آ گئی۔ تو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو سب سے پہلے بہت شکریہ آپ لوگوں نے جس نے پوری ویڈیو واچ کی اور اچھے کا اچھا سا کمنٹ کرا۔ تھینک یو سو مچ، لو یو ہو گیا۔